नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। 19 मार्च को सूबे के नए सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी और 23 मार्च को अचानक वो हजरतगंज थाने जा पहुंचे। इस औचक निरीक्षण के जरिए सीएम ने प्रशासन को सीधा संदेश दिया था। इसके बाद तो योगी के मंत्रियों ने औचक निरीक्षण की झड़ी लगा दी। सरकार के 1.5 महीने बाद भी सरकारी दफ्तरों पर मंत्री की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। सवाल है कि किस हाल में है यूपी के दफ्तर? क्या औचक निरीक्षण के जरिए गंदगी से लेकर लापरवाही और अराजकता से भरे ये दफ्तर बदल जाएंगे और ऐसा कब तक हो पाएगा? आज समझेंगे हम, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। चिकित्सा रोगियों के इलाज के लिए दी और यहाँ पर ऐसे हालात है कि इसमें जानवर भी नहीं बांधे जा सकते। एक डॉक्टर बैठा दी, एक आया दे दी है। सीएमओ को शर्म आनी चाहिए। कोई पेंडिंग फाइल 2-2, 3-3 साल की नहीं होनी चाहिए। आप अगर निर्णय नहीं कर सकते हैं तो आपके ओजेडी कहाँ है? आपने समितियों का वो देते हैं ना, उसमें कोई विवाद आप पार्टी नहीं बनेगा कोई यहाँ का। योगी की सरकार है ये, आदित्यनाथ योगी जी की, और इस सरकार में पहली प्राथमिकता हमारे अपने लोग हैं, गरीब लोग, जिनकी सुनवाई आपको सबसे पहले करनी है। तो कार्रवाई बनती है आप लोगों के खिलाफ। योगी सरकार के मंत्रियों का छापामार अंदाज। नई सरकार के गठन के बाद खुद मुख्यमंत्री और उनके मंत्री लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कभी सीएम थाने में पहुंचकर हालात का जायजा लेते हैं, तो कभी सरकार के मंत्री औचक निरीक्षण कर व्यवस्था की हकीकत परखते हैं। बात चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की हो या परिवहन इंतजामों की, योगी के मंत्री हर वक्त हरकत में नजर आते हैं और अपने महकमे की खूबियों खामियों को जांचने के लिए औचक निरीक्षण करते हैं। इससे न सिर्फ बेहतरी की गुंजाइश बढ़ी है, बल्कि तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को छापेमारी का डर बना रहता है। सरकार गठन के 1.5 महीने बाद भी छापेमारी और औचक निरीक्षण का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में जौनपुर में सरकार के मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने जौनपुर के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया और मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बलिया के अस्पताल में छापा मारकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान दोनों ही मंत्रियों ने सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी देखकर अधिकारियों को फटकार लगाई। जब हम आए तो यहाँ पर मात्र एक ओपीडी में मरीज बैठा हुआ मिला। इसके मतलब ये अस्पताल काम नहीं कर रहा है। अगर करता होता तो यहाँ पर मरीजों की लाइन लगनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री बनते ही जब योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज थाने का औचक निरीक्षण किया तो लोग सख्ते में आ गए थे, लेकिन योगी की इस कार्रवाई से प्रशासनिक तंत्र को एक संदेश मिला। बस फिर क्या था? इसके बाद तमाम विभागों के मंत्री ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण करते नजर आए। मंत्रियों की छापेमारी के डर से सरकारी महकमों में सुधार तो काफी नजर आ रहा है। आम लोगों को महसूस हो रहा है कि अब सरकारी दफ्तरों में कामकाज पहले से बेहतर हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हालात बिल्कुल बदल गए हों। लापरवाही, अव्यवस्था और संवेदनहीनता की तस्वीरें अब भी जहां तहां से सामने आ रही हैं। पुलिस की कार्यशैली में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार चलाने के योगी स्टाइल से लोगों को सुशासन की उम्मीद तो बधी है, लेकिन क्या सिर्फ औचक निरीक्षण की कसरतों से पुराना सड़ा हुआ सिस्टम बदल जाएगा और योगी राज रामराज में बदल जाएगा? ये सवाल अब लोगों की जुबान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, तो ये जो तस्वीर सामने आ रही है कि एक तरफ गंदगी का आलम, अव्यवस्था का आलम, तो सवाल है कि क्यों अब तक हर सरकारी ऑफिस में मौजूद है गंदगी, अव्यवस्था और अराजकता? क्या औचक निरीक्षण से बदलेगी दफ्तरों की तस्वीर? क्या पेशेवर बनेंगे सरकारी मुलाजिम? क्या कॉर्पोरेट ऑफिस जैसे चमकेंगे यूपी के सरकारी दफ्तर? सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है, क्या ढर्रा बदलेगा सरकारी कर्मचारियों का, अधिकारियों का, या फिर ये कुछ दिनों की निरीक्षण है और फिर सब कुछ लौट जाएगा अपने ढर्रे पर ही? मेरे साथ इन्हीं बातों को समझने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के मेहमान हैं हमारे साथ। राकेश त्रिपाठी साहब प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के, मेरे साथ अनुराग भदौरिया साहब हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए, और हमारे दो संवाददाता आपको दिखाई दे रहे हैं, लखनऊ से विनोद मिश्रा और आगरा से विनीत दुबे, जो लगातार देखते रहे हैं इन निरीक्षणों को। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश त्रिपाठी जी, तो क्या एजेंडा क्या है? किस तरह के बदलाव को लाने के लिए ये ताबड़तोड़ निरीक्षण चल रहे हैं?
कि अजय जी, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक कार्य संस्कृति पूरी तरह से सड़गल सी गई थी, इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरी व्यवस्थाएं बेलगाम हो गई हैं और उत्तर प्रदेश में नौकरशाही का जिस प्रकार से सपा बसपा के शासनकाल में राजनीतिकरण हुआ है, उस राजनीतिकरण के कारण किसी भी नौकरशाह को अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही का एहसास नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद हमने न केवल चेतावनी दी बल्कि मौके पर पहुंच करके स्थलीय निरीक्षण करने का काम किया है, ताकि केवल हवाई बातें ना हो। हम स्थलीय निरीक्षण करेंगे, उसकी आख्या, अपनी जांच की आख्या प्रस्तुत करेंगे और जो भी आवश्यक लगेगा वहां पर कार्रवाइयां भी करेंगे। देखिए, इससे पूर्ववर्ती सरकार धन बटोरने में व्यस्त रही, उसने कभी भी स्थलीय निरीक्षण की गरिमा को कभी समझा ही नहीं। अधिकारियों के साथ जब स्थलीय निरीक्षण होता है तो अधिकारियों के अंदर इस बात का भय भी होता है और जनता के लिए तमाम सुविधाएं भी मुहैया होती हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लेने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री पहले कार्यालय जाने पर ही उन्होंने पहले दिन स्थलीय निरीक्षण किया और बहुत सारी बातें समझना ये चाह रहा था कि वो में उनको दिखाई पड़ी, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पान की पी को। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं दोबारा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि वो तस्वीर क्या है जो योगी सरकार देख रही है इन दफ्तरों की होगी आने वाले दिनों में। मैं उम्मीद करता हूं कि क्या वो कॉर्पोरेट ऑफिस जैसे चमकदार बन जाएंगे, रिस्पॉन्सिव बन जाएंगे, गंदगी से निजात मिलेगी और अराजकता से निजात मिलेगी यहां पर, और बाबूडम जो रहा है, बाबुओं की जो चलती रही है उससे निजात मिलेगी। लेकिन भदौरिया साहब पर आपने बड़ा आरोप लगा दिया। भदौरिया साहब, आप लोगों ने इन ऑफिसेज को इन सारी खामियों से भरकर रखा हुआ है, अभी तो झाड़ू उठाया भर है योगी सरकार ने। देखिए, अभी ये इनकी नाकामी बोल रही है। इनको ये जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो भी इनको पता था कि उत्तर प्रदेश कैसा है, तब ये 24 घंटे में रामराज ला रहे थे। आज 51 दिनों में 52 दिनों में इनकी हालत ये है कि आज बुलंदशहर में सब IPS के फादर को ही गोली मार दी गई और गाजियाबाद में बुलंदशहर में आपने देखा होगा किस तरह से भी एक व्यक्ति की हत्या की गई इसलिए कि उसने किसी दूसरे धर्म से उसके बेटे ने शादी कर ली। तो मैंने सुझाव दिया कि भैया थोड़ा दिल्ली भी चले जाओ और अपने बड़े नेताओं को देख लो, भैया वो भी कहीं इधर उधर शादी कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी अगर मारपीट कर सकते हो तो कर लो, अगर तुम्हारे कार्यकर्ता इतने सक्षम हो चुके हैं। IPS तो सुरक्षित है नहीं। शाहजहांपुर की घटना अगर उनकी IPS के घर वालों से पूछ लो तो बता देंगे गौशाला में घुस के उन्होंने अपनी जान बचाई है। उसके बाद आप दूसरे इनके विधायक जी को पूछ लो जो टोल पे मारपीट कर रहे हैं, तीसरा देख लो आप जो जिस तरह की घटनाएं, मतलब आप गोरखपुर में देखो IPS रो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं इनके जो मंत्री हैं बिजी इस बात में है। हाँ। बहुत दिनों बाद सरकार मिली है तो जो मंत्री किसी डिपार्टमेंट का चला जाता है सुबह औचित निरीक्षण करने। भैया देखो, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, अभी मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलने दीजिए अभी। देखो, मैं आप बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने रामराज की बात की थी, आप कहते हो कि सब सिस्टम बेकार है। अरे सिस्टम बेकार है तो आप बाबू के ऑफिस में कैमरा लेके क्यों जाते हो? अगर आपको निरीक्षण करना है तो आप उसको बुलाओ, उसके जो कमिश्नर जो HOD उसका हेड है उसके वहां जाके बात कर लो। सुबह उठ के आप कैमरा लेके बाबू कमरे में जाके बैठ जाते हो कि मैं बहुत बड़ा काम कर। अरे काम बाबू कमरे में जाके नहीं होगा, काम आपको ऑफिस में बैठ के करना पड़ेगा और जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि आप मंत्री हैं। ठीक है, चलिए, आप तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं। क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी दफ्तर ऐसे ही होते हैं जैसे कि यूपी के हैं, इस समय तक रहे हैं और वो आपके शासन में भी बरकरार रहे? ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। चलिए, मैं जरा पूछता हूं हमारे संवाददाताओं से। अगर ठीक है, मैं बिल्कुल विनोद और विनीत हमारे साथ बने हुए हैं। इन औचक निरीक्षणों को जाकर के उन्होंने कवर भी किया है। विनोद, आपके पास आऊं, लेकिन इस बीच में विनीत के पास जाऊंगा जहां पर आज ही छापेमारी की है और किसी और ने नहीं बल्कि डिप्टी CM यहां पर पहुंचे थे। विनीत, क्या देखा, क्या इन तस्वीरों में दिखाई देता है, क्या इन ऑफिस का कल्चर है अब तक का? देखिए अजय, जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री योगी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने साफ सफाई पे साफ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए थे और ठीक 3 दिन बाद डिप्टी CM दिनेश शर्मा आज औचक निरीक्षण के लिए DIOS कार्यालय पहुंचते हैं और जहाँ पर वो सीधा उनका निशाना जो था वो साफ सफाई पर था। उन्होंने DIOS को ढंग से हड़काया। जो कर्मचारी थे, स्टाफ थे जो वहाँ गंदगी में खुद बैठे हुए थे, उसी टेबल पर धूल थी, उसी टेबल पर खुद बैठे थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक आप खुद नहीं सुधरेंगे तब तक आप दूसरों को नहीं सुधार पाएंगे। साफ सफाई के साथ निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं भी फाइलों पर जहाँ धूल
हमें ये इस तरीके की चीज़ अगर दोबारा दिखाई दी तो नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये साफ बात है कि योगी जी पहले आए, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और 2 दिन बाद ही निरीक्षण के लिए दोबारा डिप्टी सीएम आते हैं। तो सरकार गंभीर है इस बात के लिए कि पूरी तरीके से सरकारी दफ्तरों में साफ सफाई रखी जाए, शहर में साफ सफाई हो। और यही जगह बात थी कि आज मनन बस्ती में पहुंचकर उन्होंने डिप्टी सीएम ने सांकेतिक रूप पर झाड़ू भी फिराई और वहां पर यह संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लगातार शहर को साफ रखा जाए और अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी इस बात का संदेश दिया कि वो साफ सफाई का ध्यान रखें। तो विशेष तौर से साफ ये देखा जा रहा है कि प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इस बात पर कटिबद्ध है कि भारत पूरा प्रदेश जो है वो साफ सफाई को लेकर एक अच्छा मुहिम छेड़े और उस पर सफल साबित हो। बेशक सफाई पर आपने जोर देखा यहाँ पर देते हुए। विनोद, क्या आप तो मुख्यालय में यहाँ पर बैठे हैं, सरकार का एजेंडा है क्या ऑफिस के उस पूरे कल्चर को बदलना चाह रही है सरकार, जहां पर सरकारी दफ्तर बदनाम रहे हैं अपने सरकारी ढर्रे और रवैये को लेकर के, चाहे वो कामकाज को लेकर के हो, चाहे साफ सफाई को लेकर के हो? देखिए, बिल्कुल अजय, आपने बहुत सही बात कही। पूरा जो वर्क कल्चर है, दरअसल फोकस इस बात को है कि वर्क कल्चर ऑफिसर्स में बदला जाए और इसी के लिए जिस दिन सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभाग की में शपथ लिया था, विभाग के जब पहुंचे थे पहले दिन, साफ सफाई की एक तय किया गया कि सारे अधिकारी सुबह जो वक्त है 9 बजे वो पहुंचेंगे। जो विभाग के अध्यक्ष होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो बाकायदा अटेंडेंस सीट तैयार करें कि कौन से कर्मचारी कितने बजे पहुंचा है और वो जो अटेंडेंस शीट होगी वो ऊपर के अधिकारियों को दिया जाएगा और तय किया जाएगा कि सभी अधिकारी सुबह 9 बजे दफ्तर में पहुंचते हैं, दफ्तर में साफ सफाई हो, कोई भी कर्मचारी अधिकारी गुटखा या पान मसाला खाकर जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर नहीं जाएगा, ये तय किया गया। उसका थोड़ा सा असर आपको दिखाई दे रहा है। ऑफिसर्स थोड़े से जो खासकर वो ऑफिसर्स जहाँ पब्लिक इंटरफेरेंस कम होता है, जहाँ पे अधिकारी ज़्यादा होते हैं और कर्मचारी होते हैं, वो साफ थोड़ा दिखाई देने लगा है। एक असर हुआ है, कर्मचारी टाइम पे आने लगे हैं, दूसरा असर है। तो जो औचक निरीक्षण कर रही है सरकार या जो मोटिव है सरकार का वो यही है कि इसके जरिए एक मैसेज जाए और कम से कम अधिकारी या कर्मचारी कोई मंत्री जब औचक निरीक्षण करता है, किसी विभाग में जाता है, तो उससे लगता है कि मंत्री उसके बाद भी आ सकते हैं और शायद गंदगी हुई या कर्मचारी वक्त पर नहीं है तो एक्शन हो सकता है। तो एक डर का माहौल आता है, कर्मचारी उस पर ऑन टाइम होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं और बाकी चीज़ों को भी मेंटेन रखते हैं। लेकिन बहुत बड़ा कोई ड्रेस्टिक चेंज आ गया हो ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि अधिकारी चूंकि जो सिस्टम लगातार चला रहा है उसमें इतने जल्दी बदलाव आ जाए ये संभव नहीं है। ये बात है असल में राकेश जी, लेकिन पूरी तरह से तस्वीर बदली हुई दिखाई दे। कम से कम लखनऊ शहर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी नहीं है, राजधानी में भी नहीं है, तो और जगहों की बात तो छोड़ दीजिए। मेरा अपना तजुर्बा है, नोएडा महानगर है राकेश जी, और वहां के सीएमओ ऑफिस में चले जाइए, आपको अगर बर्थ सर्टिफिकेट लेना है तो ऑफिस में जाकर डिप्रेशन होता है कि ये क्या है, किस तरह का माहौल है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह से बर्ताव करते हैं, किस तरह से पब्लिक को देखते हैं। अभी भी अपने आप को पता नहीं, अंग्रेजों वाले हाकिम खुद को समझते हैं। सवाल है उस मानसिकता को बदलने की, कैसे बदलेंगे आप, कब तक बदल पाएंगे आप? अजय जी, वास्तविकता में इसी अजय जी देखिए, ये कोई आमूल चूल एक दिन में परिवर्तित हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। कोई मैकेनिकल चेंज नहीं लाया जा सकता है, ये मानवीय पक्ष है। लेकिन जिस तरह से पिछली सरकारों ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया बल्कि इसको और बिगाड़ने का काम किया, तमाम नौकरशाही का राजनीतिकरण करने का काम किया, तमाम थाने हो या तमाम सरकारी दफ्तर हो वो पार्टी के दफ्तर के रूप में काम में आने लगे थे। इस कारण आज ये दशा इतनी बिगड़ी हुई है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में कार्य संस्कृति में बदलाव आना चाहिए, उसके संकेत मिलना शुरू हुए हैं। आज दफ्तर और बाबू जो 11 बजे के बाद 12 बजे तक दफ्तर पहुंचते थे, शाम 3 बजे तक दफ्तर छोड़ दिया करते थे, उस बीच में भी पान खाने और चाय पीने के लिए दफ्तर छोड़ दिया करते थे, अपनी टेबल पर नहीं बैठा करते थे। आज उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। दफ्तर में बाबू हो, चपरासी हो, तमाम अधिकारी हो, वो समय पर पहुंच रहे हैं। पान गुटखा मसाले पर प्रतिबंध लगाने से और तमाम स्वच्छता के लिए जन जागरूकता के अभियान चलाने से आज वहां ऑफिसों में जो गंदगी के अंबार थे वो आज कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विश्वास मानिए इस तरह के औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे तो जनता की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए जो वास्तविकता में दफ्तर बनाए गए हैं वो अपने काम को पूरा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की जो कमियां हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे उन्होंने कर दिए हैं, इन बड़े गड्ढों को भरने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। नहीं, इसीलिए आपको जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है कि आप इन गड्ढों को भरें, जो आप जिन गड्ढों की बात कर रहे हैं, जो गड्ढे हैं, इसलिए सत्ता में बदलाव लाया है जनता ने। मैं आप जो साफ सफाई की बात करें वो एक पहलू है,
साफ सुथरे तो ऑफिस होने ही चाहिए, क्यों नहीं वो कॉर्पोरेट ऑफिस जैसे चमकते होने चाहिए। लेकिन सवाल है उन पूरे ढर्रे में बदलाव के, सवाल है जनता को लेकर के जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, सवाल है कि जनता को जो हिकारत की नजर से देखते हैं सरकारी बाबू और अधिकारी, न जाने क्यों उस पर बर्डन बनते हैं जनता अगर पहुंचती है काम के लिए, उस कल्चर को बदलने के लिए। भदौरिया साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि आप तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं, आप तो मैनेजमेंट के व्यक्ति रहे हैं, ये मैनेजमेंट सरकार में क्यों नहीं आ सकता? अजय जी, एक परिवर्तन और साथ साथ में किया है। एक बात, सभी जितने भी जो पब्लिक को एड्रेस करने वाले तमाम अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के लिए स्पष्ट निर्देश शासन की तरफ से जारी किए गए हैं कि वो सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक अपने पीएनटी फोन के पास बैठे, किसी भी समय मुख्यमंत्री का फोन उनके पास पहुंच सकता है कि जनता की समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ है। और साथ ही साथ ये भी निर्देश किए गए हैं कि मुख्यमंत्री के यहाँ फरियाद लेकर के आने वाले संख्या देखी जाएगी, जिस जिले से सर्वाधिक संख्या आ रही होगी फरियादियों की, उस जिले के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश की सरकार कोई संकोच नहीं करेगी। और तमाम विभागों ने अपने यहाँ के दोषी अधिकारियों का चिन्हितकरण शुरू कर दिया है, कुछ विभागों में कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं। हम केवल ट्रांसफर पोस्टिंग करके उद्योग धंधा लगा करके पैसे कमाने की कार्रवाई नहीं करेंगे, जैसी कार्रवाई आप किया करते थे समाजवादी पार्टी के साथ मिलेगा तो मैं बोलूं, भारतीय जनता पार्टी। चलिए भदौरिया साहब को जवाब बुलाया है तो मैं बोलूं, बताओ फिर। मैं कहता हूं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? एक मैं 100 बार ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है किस आधार पे हो रहा है? क्या व्यक्ति को जात धर्म के नाम पे ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही नहीं हो रही? इसका स्पष्टीकरण दीजिए। इसके पहले डीजीपी साहब आपके थे, जावेद अहमद साहब थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था। आपने उनको जब आपने उनको जिम्मेदारी दी थी, अखिलेश यादव जी से पूछिए, वो बताएंगे अधिवेशन में। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा था। देखिए, आप दूसरों को बोलने दीजिए वरना मैं उठ के चला जाऊंगा। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। आज आपकी सरकार है, आप गुंडागर्दी करेंगे, दूसरों पार्टियों पे आरोप लगाते रहेंगे। आपकी सरकार है, आप आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाते हैं। चीफ मिनिस्टर आपका है, डीजीपी आपका है, होम सेक्रेटरी आपका है, डीएम आपका है, एसपी आपका है, फिर आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाते हैं। गुंडाइज्म आपके यहाँ हो रहा है, मर्डर रोज आपके यहाँ हो रहे हैं, आईपीएस के बाप उड़ा दिए जा रहे हैं, आईपीएस के घर में छापा हो रहा है। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए डीजीपी साहब, आप सिर्फ ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ ट्रांसफर करते, 100 ट्रांसफर, एक आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आपके अधिकारी, आपके नेताओं की हिम्मत नहीं हुई आपके एमपी को सस्पेंड करने की, एमएलए को सस्पेंड करने की, दूसरे एमपी को सस्पेंड करने की। छोड़िए, आज आपकी सरकार है, आप भूलिए मत, आज आपकी सरकार है। देखिए, ये पीछे भागते हैं, ये बीजेपी वाले 5 साल तक सिर्फ समाजवादी का नाम गाएंगे। आज मैं आपको बोल के जा रहा हूं, 5 साल तक समाजवादी पार्टी का नाम गाएंगे। चैनल में नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, समाजवादी पार्टी का माला जपेंगे ये, और 5 साल तक, 5 साल बाद ये पता नहीं कहां चले जाएंगे, इनका पता नहीं चलेगा कहां गए। 5 साल तक सिर्फ समाजवादी का नाम लेंगे। आपके मंच में आएंगे तो समाजवादी की बात करेंगे, आपके मन से यहां तो उतर के जाएंगे तो समाजवादी की बात करेंगे। अपनी बात भी वो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। डेवलपमेंट की बात बताएं, अपना कुछ रोजगार क्या डेवलपमेंट उसका बताएं, अपनी बात नहीं करते हो। पीछे सरकार ने ये किया था, पीछे सरकार ने वो किया था, पीछे सरकार मारपीट करा रही थी। अनुराग जी, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्या बात करते हो यार? सरकार आपके गुस्से में क्यों लग रहे हैं? आपका है, मंत्री आपके, बाबू कमरे में जाके बैठ जाते हो। अरे कमिश्नर कमरे में जाके बैठो ना। अनुराग जी, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं आप? हताशा नहीं है, ये हताशा में चूंकि ये परेशान हो चुके हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के पीछे पड़े। इनके बस में नहीं है। ये 2 साल में रिजाइन करके ना चले जाए तो बता, 2 साल में ये अपनी गद्दी छोड़ के चले जाएंगे। 2 साल के अंदर में बड़ी बात कह रहे हैं, 2 साल में गद्दी छोड़ देंगे। 2 साल अरे आप तो 15 साल बाद आए हो, 15 साल बाद आए, 15 साल तक झाड़ू लगा रहे थे, फिर 5 साल बाद झाड़ू लगाओगे, ये भी तय कर लो। आप 5 साल बाद झाड़ू लगाओगे। आप जिस तरह से आप आतंक फैला रखा है, कश्मीर से लेके लखनऊ तक, कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश तक जो आतंक आपने फैला रखा है, तो आप 2 साल में नहीं चलता। करे पब्लिक तो बताना मुझे, जिस तरह का आतंक आपने फैला रखा है, ये आतंक कम आतंक है? रोडों पे लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस मारी जा रही है, ऐसा आतंक कभी हमने देखा कि पुलिस मारी जा रही है? मैं समझ रहा हूं इस आतंक से कितना डर लग रहा है। अरे जब पुलिस वाले परेशान है तो हम लोग क्या आम आदमी हैं? पुलिस वाले परेशान है, समाजवादी पार्टी की सरकार में। मैं इससे पहले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुका हूं लॉ एंड ऑर्डर को। अभी हम बात कर रहे हैं सरकारी कामकाज के, सरकारी दफ्तरों के कामकाज की। भदौरिया साहब, इनको अगर आप बुलाओगे
तो आधे घंटे में 40 मिनट समाजवादी की बात करेंगे, ये 10 मिनट भी अपनी बात नहीं कर सकते। ठीक है। मैं तो आपसे एक छोटी सी बात समझना चाह रहा था, आप चले गए कहां पर अनुराग जी। मैं अनुराग जी आपसे छोटी सी बात समझना चाह रहा था, आप तो कहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले गए। मैं समझना चाह रहा था कि क्या सरकारी दफ्तर, आप तो विपक्ष में हैं, बताइए जरा सरकार को बताइए कि क्या करे सरकार। सरकारी दफ्तर भी कॉर्पोरेट जैसे चमक जाएं, कॉर्पोरेट जैसे रिस्पॉन्सिव हो जाएं, ये क्यों नहीं मुमकिन है? क्यों नहीं आप लोग कर पाए? क्या आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी आते हैं, इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा था। आप तो गुस्से में आ गए। देखिए दफ्तर तक मैं कहता हूं कि सब नहीं, गुस्से में नहीं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आप पीछे की बातों को हमेशा याद करके हमें पॉपुलर करते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको पब्लिक ने वोट दिया है काम करने के लिए जी। तो बताइए कि क्या कर रही है। मंत्री अपने ऑफिस में बैठे, जो डिपार्टमेंट हेड उसको बुला ले, उससे रिपोर्ट ले ले भाई कि आपका नहीं, आप एचओडी को बुलाइए ना, ये एचओडी को नहीं बुलाते हैं, डिपार्टमेंट के एचओडी को नहीं बुलाएंगे, उसके एचओडी को बुला के पूछे कि तुम्हारे यहाँ पे क्या, तुम्हारे हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद अगर वो नहीं सुनता है तो आप उसके निरीक्षण के लिए अपनी एक टीम बना के भेज दीजिए। ये क्या करते हैं, सुबह उठ के ऑफिस जाते नहीं है और ऑफिस बिना गए, चूंकि आखिर सारी समस्या तो ऑफिस से समाधान होना है, फाइल वहां पे देख, ये सीधे पहुंच जाते हैं वहां पे कैमरा लेके बाबू के कमरे में। अब बाबू के कमरे में कहेंगे ये पान थूका हुआ है, यहाँ बोतल रखी है, तो ये गलत कर रहे हैं आपके हिसाब से ना। आप क्या आपके हिसाब से का काम करना चाहते हैं कि आप तो फिर आप मंत्री क्यों बने? तो आप बन जाते हैं, हम निरीक्षण अधिकारी बनेंगे, पहले उनको निरीक्षण अधिकारी बना दिया जाता, मंत्री दूसरा बन जाता है। अपने मंत्री को देते, किस लिए होते हैं? अरे मंत्री किस लिए होते हैं भाई? डिपार्टमेंट में काम नहीं होता, एजुकेशन मंत्री चला जा रहा है, और सुबह कौन सी राजनीति आप लेकर के आए? सुबह डिपार्टमेंट को बुला लीजिए, यही करते हैं वहाँ पे बाबू के कमरे में, बाबू के कमरे में नहीं राजनीति होगी, आपको अधिकारियों के कमरे में राजनीति करनी चाहिए। बेच खाया है, आप लोगों ने समाजवाद को बेच खाया है, इसलिए आप आज जनता के साथ बात नहीं कर रहे हैं। सेक्रेटरी आप बता रहे हैं कि एचओडी को बुला लीजिए, यही कारण है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री इलेक्शन में पहले दिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहले दिन ही मुख्यमंत्री कार्यालय का निरीक्षण हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय का निरीक्षण पहले दिन हुआ है, आप इस बात को याद रखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय का पहले दिन निरीक्षण हुआ है, इसलिए आप देखिए, आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। अगर जनता की समस्याओं का समाधान बाबू क्या होता है, तो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हम बाबू के कमरे में जाएंगे। जनता की समस्याओं हमारे लिए गरीब जनता प्राथमिकता में है, हमें एचओडी के कमरे में टीवी पे मार्केटिंग, हमें एचओडी के कमरे में जाके हिसाब किताब नहीं करना है, हमें एचओडी के कमरे में जाके हिसाब किताब नहीं करना है, हमें हिसाब किताब नहीं करना है। आप नहीं है ही नहीं भाई, हम मान रहे हैं, हम मान ले रहे हैं हिसाब हमारी नहीं हैसियत है भाई, हम गरीबों के धन के लूट नहीं कर सकते हैं, हम हिसाब किताब नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रुपए की उगाही नहीं कर सकते हैं, हमारी हैसियत नहीं है, इतने बड़े बड़े काम करने की हैसियत हमारी नहीं है भाई, बदरिया साहब हमारी हैसियत नहीं है, ये हैसियत ट्रांसफर कितने हो गए? बातें तो बहुत सी करनी थी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में अक्सर जो है वक्त निकल जाता है, और ना ही मैं विनीत और विनोद के पास दोबारा जा पाया। लेकिन जो बड़े सवाल बनते हैं कि ठीक है, आप दफ्तरों के कल्चर को आपको बदलना होगा, सरकारी कामकाज के रवैये को, ढर्रे को बदलना होगा, लेकिन सिर्फ छापेमारी से सब कुछ बदलेगा? शुरुआत यहां से हो सकती है, करना बहुत कुछ होगा, रिक्तियों को भरना होगा, इनको ट्रेन करना होगा, नए सिरे से इन्हें नए सांचे में ढालने के लिए इनको अलग तरह की ट्रेनिंग देनी होगी, और इनकी जो कमियां हैं उन्हें दूर करनी पड़ेगी। अगर स्टाफ की कमी है तो उसे पूरा करना पड़ेगा। क्या सरकार ये सब भी करेंगी, और क्या वाकई इन ऑफिसर्स को बदल कर रख डालेगी सरकार? चलिए इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।